जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पर। हम लोग पीसीएस 2023 जो 14 मई को निर्धारित किया गया है, उसको हम लोग टारगेट करते हुए चल रहे हैं और हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर पे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में 2022 से लेके 2022 से लेके 2020 तक 2020 तक कंप्लीट पेपर देख लिया है। अब हम लोग 2019 का जो है 2019 का पेपर देख रहे थे, जिसमें 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। 50 क्वेश्चन कर लिए थे। कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से आज हम लोग आगे की जो क्लासेस है उसको देखेंगे। सॉरी, यहाँ जो मैं 50 क्वेश्चन बता रहा हूँ ये 100 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम 101 क्वेश्चन से आगे देखेंगे। 101 क्वेश्चन से आगे 150 क्वेश्चन तक देखेंगे और पूरा कंप्लीट सीरीज ये आप लोगों को दिया जाएगा। अगर आप लोगों को जरूरत होगी तो हमको कमेंट करिएगा, हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे। पिछले प्रीवियस ईयर पेपर से 50 से 60 क्वेश्चन, है ना, या कह सकते हैं 70 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2022 से लेकर 2019 तक के जो पेपर कराए जा रहे हैं, यहाँ 70 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके बाद 30 से 35 क्वेश्चन जो है आप करंट अफेयर देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपको बता दें कि जो कट ऑफ गई थी 87 क्वेश्चन के आसपास, जिसका सही था 2019 वाले में, वो मेंस लिखा था। तो इस चीज की महत्व बढ़ जाती है कि भैया प्रीवियस ईयर पेपर से ही जब रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम क्यों गंदी कोई टेस्ट सीरीज लगाएं जहां से क्वेश्चन ऐसे सेट किए जाते हैं कि पूछे ही ना गए हो कभी। तो प्रीवियस ईयर पेपर काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार लगाइए। हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर कम पर काम हो जाए आपका, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाइए, अच्छी बात है। चलिए हम लोग देखेंगे 101 क्वेश्चन से आगे। कह रहा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 5वां हुआ था, इसमें सम्मिलित नहीं करता है। कौन सा सम्मिलित नहीं करता है वही पूछ रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 5 हुआ है उसमें शामिल नहीं करता है कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। एचआईवी परीक्षण को इसमें शामिल नहीं किया जाता। बाकी उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मृत्यु पंजीकरण, ये तीनों शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है। पर्यावरणीय कुंजरेट वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजन कुजन क्या है कुजंटेश वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? कुंजनेट्स वक्र है ना, इसका आकार पूछ रहा है कैसा होता है? उल्टा यू आकार का होता है। ए इज द राइट आंसर। ऐसे यही कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कथन कारण का सवाल है, इसको लगाइए भैया। कथन है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। ठीक है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ी की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। दोनों सही है और ए आर की व्याख्या करता है। सतत विकास से अगर हम समझे, सतत विकास होता क्या है? मान लेते हैं कि ये आपके पास कोई प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी का इतना उपभोग करिए कि आपका भी काम चल जाए और आने वाली पीढ़ी भी यहीं से काम चला सके। इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और नहीं तो इस प्रॉपर्टी का एक हिस्सा आपने बेच दिया और आपने जो है अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से संसाधन जुटा लिए और आने वाली पीढ़ी के पास अब इतना ही जो है लैंड बचा हुआ है, अब वो बेचारा क्या करेगा? तो आपका तो विकास हुआ लेकिन इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहा जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 104वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? काफी लोगों ने उस समय मनरेगा लगाया था। मनरेगा नहीं है भैया, ये क्या है? पहल। क्या है? पहल। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करता है। दूसरा कह रहा है महिलाओं और बच्चों को
पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देता है। ठीक है। तीसरा कह रहा है 18 वर्ष से अधिक की सबसे बड़ी 18 वर्ष से अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तीनों सही है भैया, है ना, तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है एक आध ऑप्शन आपको परेशान करता हो, तो ऐसी कंडीशन में ये मान के चलते हैं कि हम सारे सही हैं। हाँ, जब तक कंफर्म ना हो कि ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, गलत हो सकता है, तो जब कंफर्म हो तभी आप जो है उसको एलिमिनेट करिए। अदरवाइज हम ज्यादातर सवालों में हम तीनों को सही मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं भैया? हो सकता है हमने चीजें नहीं पढ़ी हो, या जो हमारे पास संसाधन है वो आधी अधूरी जानकारी देते हो, तो हमारी वहां तक पहुंच नहीं है। इस वजह से हम मान के चलते हैं, हम पॉजिटिव रहना जानते हैं और प्लस में हम पॉजिटिव रह के आंसर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। इन तीनों में से कौन सा सही है? तो आयोग ने इसका जो राइट आंसर माना है वो डी माना है। 1 2 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? भी हमने बताया कि हम प्लस में रहते हैं और सबको सही मानेंगे ऐसी कंडीशन, है ना। देखिए या तो ये होता है कि अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप या तो छोड़ दीजिए या तो सबको सही करके आइए। अब देखिए ये क्वेश्चन परेशान करने वाला था। सुएज नहर की बात कर रहा है। सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का क्रम पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी होगा। डी इज द राइट आंसर। चलिए टेलीग्राफिया का पठार पूछ रहा है, हिस्सा है किसका? उत्तरी अटलांटिक, कटक का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है और देश पूछ रहा है, मिलाने के लिए दे रहा है ना। बिली बिली ऑस्ट्रेलिया का है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ना। बिली बिली ऑस्ट्रेलिया का है, टाइफून जापान का है, हरिकेन यूएसए का है। आप लोगों ने इसको लगाया होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी होगा। क्या होगा भैया? डी होगा। कैसे? बिली बिली ऑस्ट्रेलिया ए में दूसरा, दो ऑप्शन है। अब देखिए दो को एलिमिनेट कर दीजिए आप तुरंत। अब दो पे खेलना है आपको, बी और डी पे। और टाइफून जापान का है, बी में तीसरा है, बी में तीसरा है। दो ऑप्शन मिल रहे हैं। हरिकेन यूएसए का है, डी में चौथा लगा दीजिए। तो ये डी इज द राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन बार बार लगाइए, यही सबसे क्वेश्चन पूछता है और यही सब रिपीट करता है बार बार। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबेरियाई रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है भैया साइबेरिया का रेल मार्ग। तो इसका जो राइट आंसर है उसमें कौन शामिल नहीं है? सोची, सी इज द राइट आंसर। कजान, उमस्क और चीता, ये तीनों शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पवन दिया है, देश दिया है। अब देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, इसलिए कहा जाता है कि पुराने सवालों को आप लोग अच्छे से लगाइए, मिलाइए भैया कौन सा सही नहीं है। सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, यामो जापान। मिस्टर्न जो है गलत है, मिस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का थोड़ी ना। तो डी इज द राइट आंसर। ये जो है ये सुमेलित नहीं। अच्छा मिस्टर्न है कहाँ का, है ना, तभी तो आप लगा पाएंगे कि हाँ कहाँ का है। स्पेन और फ्रांस का है। कहाँ का है? स्पेन का है ना। स्पेन और फ्रांस के साइड पे ये पौने चलती हैं। कहाँ पे? स्पेन और फ्रांस। कौन सा? मिस्टन। और ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी फेमस पवन है ब्रिक फील्डर। क्या है? ब्रिक फील्डर। कई बार पूछा गया है ये, है ना, ब्रिक फील्डर, ब्रिक फील्डर। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है ना।
लगाइए इसको भैया। तलचर, आप अगर मानचित्र से पढ़े होंगे नदियों को तो आप काम कर ले जाएंगे, है ना। इसी वजह से कहा जाता है मैपिंग। जियोग्राफी बिना मैपिंग के तो है ही नहीं जियोग्राफी। चलिए लगाइए इसको भैया। क्या है, तलचर कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में कौन सी नदी है? महानदी है। तो पहले का मिलाइए, पहले का मिलाइए, चौथा एक ऑप्शन है उसी से काम हो जाता आपका, है ना। एक ऑप्शन से ही काम हो जाता। चलिए, अगर हम तलचर की बात करें तो ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। ये भी पूछा गया है। उड़ीसा में कोयला क्षेत्र है ना, उड़ीसा। तलचर को कहाँ है? उड़ीसा में, महानदी के पास। कर्णपुरा कहाँ है? कर्णपुरा कहाँ है भैया? झारखंड में, झारखंड में, है ना। और झारखंड के पास कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? दामोदर नदी, दामोदर नदी। बी में पहला, ए में चौथा, बी में पहला और सी में दूसरा। सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का है, सिंगरौली मध्य प्रदेश का है, सोन नदी के आसपास, है ना। और सिंगरेनी जो है, सिंगरेनी जो है वो कहाँ का है? ये तेलंगाना का है ना, गोदावरी नदी के, सॉरी, सिंगरेनी जो है वो कहाँ का है? गोदावरी नदी के आसपास का। अरे भाई, अगर मैप देखेंगे हम लोग, ये रहा, यहाँ है महानदी, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वेंगई, है ना। ये नदियों का क्रम भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वेंगई। और यहाँ केरल में है पेरियार, और यहाँ है नर्मदा, नर्मदा, और यहाँ है ताप्ती। यहाँ है कौन सा पर्वत? आप लोग बताइए कि पर्वत कौन सा है? दो पर्वतों के बीच में नदी बहती है और दो नदियों के बीच में एक पर्वत है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। चलिए, सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा की पहाड़ी है ना, विंध्याचल की पहाड़ी ये है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लगाइए इसको। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? भारत में अवस्थित नहीं है। कामेत भी है, नंगा पर्वत है, नामचावर अरुणाचल प्रदेश के आसपास का है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ए, गुरला मांधाता, गुरला मांधाता। अच्छा, अगर बात करें हम गुरला मांधाता की, तो ये कहाँ पे है भैया? तो ये नेपाल के साइड में है ना, नेपाल और चीन के पास है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। अब देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये, है ना। अब ऐसा समझिए थोड़ा सा, ये मान लेते हैं भूमध्य सागर है और ये अफ्रीका, ये अफ्रीका है और ये है भारत। ये है पश्चिमी विक्षोभ से हवाएं चलती हैं और भारत में वर्षा करा रही, वर्षा करा रहा। ये पश्चिम से पूरब की तरफ इसकी मात्रा, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। और ये कब वर्षा होती है? जाड़े के समय में होती है। कब होती है? जाड़े के समय में होती है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। पश्चिम से पूरब वर्षा की मात्रा कम होती जाती है और कब होती है? ये जाड़े के समय में होती है। गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पश्चिम से पूरब की ओर कम होती जाती है ना, पूछ रहे हैं तो पश्चिम से पूरब की ओर कम होती जाती है। तो अगर पूछे भारत में वर्षा जो है, एक तो होती है ये हिंद महासागर से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, मानसूनी वर्षा होती है। यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा केरल में होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। एक होता है पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है जिसकी मात्रा पश्चिम से पूरब कम होती जाती है और यहाँ दक्षिण से उत्तर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। एक है यहाँ जो महासागर है, कौन सा? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर के पास है ना ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से भी जो है चक्रवातीय वर्षा होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठी जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? अब देखिए, ये सब क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया है, कई बार पूछा गया है ना। बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा?
लूनी नदी की बात कर रहा है, लूनी नदी की बात कर रहा है। अगर हम मैप से देखें थोड़ा सा, तो ये है अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, गुरु शिखर, और यही अरावली पर्वत से ये निकलती है लूनी नदी, और ये जो है यहाँ स्थल से निकलती है और स्थल में ही कच्छ का रण के आसपास ये समाप्त हो जाती है। ये अरब सागर में आके नहीं मिलती है, इतना ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है ये, है ना, लूनी नदी खारी जल की जो है नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपभाग है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बंगाल डेल्टा, बंगाल डेल्टा। ये है ना पश्चिम बंगाल, यहीं पे डेल्टा बनाया जाता है, बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है ये, है ना, सुंदरबन यहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कथन और कारण का सवाल है, लगाइए। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक, परंतु उत्पादकता कम है, ठीक है। क्योंकि कारण कह रहा है महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सरकारी क्षेत्र में स्थापित है, सरकारी क्षेत्र में स्थापित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है, दोनों सही है, ए आर की व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए हिस्ट्री का ये सवाल है ना, हिस्ट्री का सवाल है, लगाइए इसको। दाम, देसाई, दीवान, जरीब मिलाने के लिए कह रहा है, तो सुमेलित नहीं है कौन सा, है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जरीब। जरीब एक प्रकार का कर थोड़ी ना है, जरीब एक प्रकार का क्या है? पैमाना है ना, पैमाना है, या कह सकते हैं भूमि की माप के लिए जरीब का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिस्ट्री का क्वेश्चन देखिए, है ना, रचनाकारों से पूछ लिया है। मुल्ला दाऊद को मिलाइए चंदायन से, मुल्ला दाऊद चंदायन, पहला ए में पहला है ऑप्शन में, 3 ऑप्शन है, एक तो एलिमिनेट हो गया। और दामोदर कवि को मिलाइए किससे? पद्मावत कथा, दामोदर ए में पहला, बी में तीसरा, ए में पहला, बी में तीसरा, ये भी एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन बचे हैं। और अमीर खुसरो की बात है, आशिका आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, आशिका, डी में दूसरा, डी में दूसरा, यानी कि कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा, बी होगा, सोमनाथ रागविबोध। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 121वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो ये भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, राजवंश और राजधानी, राजवंश और राजधानी मिलाने के लिए दिया है, तो इसका जो राइट आंसर है, पांडव को मिला दीजिए आप, पल्लव को मिलाइए कांची से, है ना, ये सब पूछा गया है क्वेश्चन, बार बार पूछा गया है, इसी वजह से कहा जाता है कि उन्हीं क्वेश्चनों को लगाइए जो बार बार पूछे जाते हैं। पल्लव को मिलाइए किससे भैया? कांची से, पल्लव की राजधानी कांची रही है ना। उसके बाद अगर आप मिलाना चाहें तो पांडव को मिलाइए मदुरै से, पांडव को मिलाइए मदुरै से, और उसके बाद अगर मिलाना चाहें तो यादव को मिलाइए देवगिरी से, देवगिरी से, और काकतीय का क्या है? वारंगल, है ना, वारंगल। तो ए में दूसरा, बी में तीसरा, ए में दूसरा, बी में तीसरा, बी इज द राइट आंसर, सी में चौथा और डी में पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर का इंपॉर्टेंस क्या है, वही सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 70 से 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर आप 4-5 साल के पेपर लगा के गए हैं, प्री का और मेंस का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है वो दोनों लगा लीजिए, प्री और मेंस दोनों का, वहां से आपको 70 से 80 क्वेश्चन मिल जाएगा देखने। बाकी करंट अफेयर देख लीजिए। चलिए अब इसको बताइए, राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अटाला मस्जिद जौनपुर। क्रम पूछ रहा है ना, क्रम पूछ रहा है, काल क्रम। चलिए भैया मिलाते हैं हम लोग, है ना। आपने देखा होगा राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में, ये औरंगजेब के समय का है, औरंगजेब के समय का। और हुमायूं, बाबर हुमायूं अकबर, बाबर हुमायूं अकबर, यानी कि हुमायूं की डेथ कब हुई थी उसके बाद इसका मकबरा बना।
तो औरंगजेब के पहले के हैं हुमायूं, और हुमायूं और हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? शेर शाह सूरी के मृत्यु के बाद हुई थी, है ना। तो इसी बेस पे आप इसको हल कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी होगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। ठीक बात है। अगला देखेंगे, मनसबदारी का पद जो है वो पैतृक था। ये पैतृक थोड़ी ना था, ये दूसरा गलत है। तो इसमें पूछ क्या रहा है? सही पूछ रहा है। सही केवल एक होगा, है ना। अकबर ने इसे शुरू किया था, है ना, 1567 से के आसपास इसे माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लगाइए इसको। इलाहाबाद की संधि 1765 ए में चौथा। दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए आपके, है ना। दो ऑप्शन जब एलिमिनेट हो गए तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि 1784। मिलाइए 1784 कहाँ है? 1784 बी में दूसरा, बी में दूसरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी होगा, सी होगा। और अच्छा सी दो में है। उसके बाद फिर सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782। सालबाई की संधि 1782। तो ये है ना इसमें, यही सही है। सी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी मद्रास की संधि, मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। सी इज द राइट आंसर। इन संधियों के बारे में आप लोग देख लीजिए। इलाहाबाद की संधि, मद्रास की संधि, है ना, और कह सकते हैं कि मंगलोर की संधि। कई संधियां हुई हैं अंग्रेजों से और मराठाओं से और मैसूर से। तो उन सबको एक लिस्ट बना के देख लीजिए। चलिए यही सबसे बार बार क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पूना पैक्ट, गांधी यूरिंग समझौता, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, है ना। अब ये सब आसान क्वेश्चन थे। अगर ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल है। मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़िए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें या फिर गांधी यूरिंग समझौते की बात करें। गांधी यूरिंग समझौता कब हुआ है? गांधी यूरिंग समझौता 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। पूना पैक्ट 1932 में। 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। क्रिप्स मिशन 1942। 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। दांडी मार्च 1930। तो मिलाइए इसको। पहले कौन सा होगा? 1930 यानी कि चौथा। दो ऑप्शन है, फिर उसके बाद दूसरा 31, फिर पहला, चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। बी इज द राइट आंसर। सॉरी बी नहीं होगा, पहले क्या होगा? चौथा होगा ना, तो सी होगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए भैया। छोटा चैनल है लेकिन कंटेंट आपको अच्छा दिया जा रहा है। चलिए, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही है। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। ठीक है। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक प्रांत, नया प्रांत बनाया गया। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? दोनों सही है। कर्जन के समय में, है ना, ये चीजें हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी आर दास फार्मूला जो बनाया गया है ना, बनाया गया है, वो किसके द्वारा बनाया गया है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? राजगोपालाचारी के द्वारा। पूछा जाएगा सी आर दास फार्मूला कब का है, तो 1900
1944 का है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, 1944 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है, ये पूछ रहा है। तो बिपिन चंद्र जी, बिपिन चंद्र, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। समय का अभाव है, हम लोग थोड़ा जल्दी से देखेंगे चीजों को, और आप लोगों को भी रिवीजन करना होगा। इस समय सिर्फ रिवीजन करिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहिए, काम हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन और वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान किए गए। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आप अच्छे से कर पाएंगे इसको। इसका जो राइट आंसर है वो दोनों होगा, वो दोनों होगा। कैसे दोनों होगा? क्योंकि भैया डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक कर्तव्य में, दोनों में ये चीजें बताई गई हैं कि राज्य का भी ये कर्तव्य होगा कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण की बात करें, और जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उसमें ये चीजें बताई गई हैं कि नागरिकों के कर्तव्य है कि वन्य जीवों की रक्षा करें, नदी तालाब झीलों की भी जो है, और वन्य जीवों की रक्षा करें। इस अनुच्छेद में बताया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अनुच्छेद अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 48A 48 में क्या क्या कहा गया है? राज्य जो है देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ये हो गया नीति निर्देशक तत्व में। और मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो 51 एक जो है 51 एक जी में है। अरे 51 का में है ना भैया, 51 का या ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य, है ना। 11 मौलिक कर्तव्य है, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इसे लागू किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, आप लोग जान रहे होंगे। चलिए, पहले 10 थे, बाद में एक और जोड़ा गया है, 11 हुए। पॉलिटी से क्वेश्चन वही सब बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं, आसान सब्जेक्ट है, बढ़िया से पढ़िए उसको। पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें ग्राम के रहने वाले सभी लोग होते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। अच्छा, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पहला तो गलत है, पहला गलत है। 50% आरक्षण की बात नहीं की गई है भैया, 50% आरक्षण की बात नहीं की गई है, 33% आरक्षण की बात की गई है ना। और रही बात दूसरे की, तो दूसरा भी गलत है। दूसरा क्यों गलत है? दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि सभी की बात कर रहा है। ग्राम सभा ऐसी निकाय है, ग्राम सभा की जगह एक ऐसी निकाय है जिसमें गांव में रहने वाले सभी लोग होते हैं। नहीं, सभी लोग नहीं होते हैं। इसमें जो 18 साल की एज पूरी कर चुके हैं, है ना, यानी कि कह सकते हैं कि जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें वोटरों का नाम होता है, जिन लोगों का लिस्ट में नाम होता है वही ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। चलिए, और मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, तीसरा सही। और यहाँ 33%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आरटीआई अधिनियम के तहत जो है ये इसी से संबंधित है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। कौन से सम्मिलित नहीं है इसमें? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल है। ये तो उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? कई बार पूछा गया है, केसी वीयर साहब है, इन्होंने ये बात कही थी कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य। चलिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार करिए उसको। पहले आप रिपीटेड क्वेश्चन पे ही काम करेंगे, फिर उसके बाद नए क्वेश्चन पे काम करेंगे। चलिए, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। भारत का संविधान लागू हुआ, ठीक है। जम्मू कश्मीर की संप्रभुता संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, ठीक है।
जम्मू और कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। अच्छा, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? ए इज द राइट आंसर। ए इज द सॉरी ए नहीं है, सी है। सी इज द राइट आंसर। पहले क्या हुआ? हरिसिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद क्या हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में। जम्मू कश्मीर की संप्रभुता भारत में विलय को अनुमोदित किया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अनुमोदन किया है और फिर जम्मू कश्मीर का नया संविधान लागू हुआ। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय कानूनों का संविधान क्या है? संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। कारण कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? कथन गलत है, कारण सही है। यानी कि ए गलत है, आर सही। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। इसका जो राइट आंसर है ए गलत है किंतु आर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पंचायती राज दिवस से पूछ रहा है क्वेश्चन, कब का है? ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 24 अप्रैल का है। कब का है? 24 अप्रैल का। अब बताइए, इतने आसान से सवाल आते हैं। पॉलिटी के जो सवाल है ना भैया, अगर आप इसको बार बार लगा के जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि काफी आसानी होगी और आपको 15 से 20 क्वेश्चन आराम से यहाँ से हल हो जाएंगे। पॉलिटी के जो सवाल होते हैं वो सीधे सीधे होते हैं, उसमें कुछ घुमाना फिराना नहीं है, आराम से चीजें हो जाती है। चलिए, अनुच्छेद 42 की 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में जन भागीदारी की बात करता है? अनुच्छेद अनुच्छेद 43 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रमिकों के प्रबंधन में जन भागीदारी आप याद रख लीजिए। 39 से 43 भी है ना, इन सबको याद रखिए, सब पूछा गया है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इसे लागू नहीं किया जा सकता, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या सही है भैया? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है। मार्कंडेश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब देखिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस समय जो आया था तूफान, उसके बारे में पूछ रहा है। आप लोग भी जो है इस साल जितने भी आए हैं, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में या फिर जो है अलग अलग देशों में, उन सबको देख लीजिए एक बार, है ना। तो इसका जो राइट आंसर माना है आयोग ने 142वें का, वो बी माना है। क्या है? बी। डोरियन, बहामासा, एजिबीस, जापान, लेमिका, चीन, मिटाग, दक्षिण कोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग स्थापित किया था? तो सियरा लियोन। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है। नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कर्नाटक होगा। नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स वगैरह है उसको आप लोग देख लीजिए। बुकर प्राइज की बात कर रहा है, बुकर प्राइज विजेता की बात कर रहा है। तो ये कौन रहे हैं बुकर प्राइज विजेता इस बार, मतलब 2019 में? तो इनका जो नाम है वर्नाडीन इवास्तो। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसे हराया था? अब देखिए, आप विजेता भी याद रखिए, कौन हारा है इसको भी याद रखिए, किस देश के हैं वो भी थोड़ा सा याद रखिए। सी इज द राइट आंसर, नोजोमी ओकुहारा। 47वां क्वेश्चन है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? मांगदेछू विद्युत परियोजना।
डी इज द राइट आंसर। क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए भैया, है ना, सपोर्ट करिए चैनल को, तो थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाएगा बिना समय बर्बाद किए। ये नहीं कि 13 घंटे में 4 ठो क्वेश्चन करा रहे हैं, है ना, वो सब काम नहीं है, समय का अभाव है सबके पास और पेपर लगा हुआ है, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो इस बार सिलेक्शन पक्का है। थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए, काम करिए, बस अपने ऊपर फोकस करिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य बना है? तो ये है भैया भारत का सिक्किम राज्य, सिक्किम राज्य। दो क्वेश्चन और है। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, किस कला से है? तो ये आंसर है सी, बांस कला से। पैरा एथलेटिक दीपा मलिक जिन्हें 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, किस खेल से संबंधित है? तो ये है भैया गोला फेंक। सी इज द राइट आंसर। तो हमने 2019 का भी पेपर कंप्लीट कर लिया है। अब अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो हम मेंस का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है 2022 से लेके पीछे का, वो अगर आप लोग कहेंगे तो हम उसको भी कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी करंट अफेयर अच्छी तैयारी होनी चाहिए, जो आंख वाली दृष्टि है वो आ गई है, प्लस एडिटोरिया का एक मैगजीन है वो आ गया है, और घटनासार जो वार्षिकी है वो भी आ गई है। आप इन दोनों तीनों को अच्छे से करेंगे तो 25 से 28 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।